कि जो वहाँ पर उस समय कार्यकर्ता इंजीनियर वगैरह को ले आए थे, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ करके 15-20 मिनट तक हावड़ा ब्रिज बंद रहा। 15-20 मिनट तक हावड़ा ब्रिज बंद ही रहा, बिना पिलर के। इतना बड़ा, इतने पहले से, इतने पुराने समय से कैसे खड़ा है, क्या है, टेक्निक क्या रही होगी, आदि आदि ज्ञान की बातें होती हैं। और यदि ये सभी चीज़ें मिलती हैं तो उसका उपयोग कहाँ पर कैसे किया जाए, फिर आचार्य जी पूछ तो लेते हैं, सुन समझ तो लेते हैं, पर उसका उपयोग जब अपने तरीके से करते हैं तो बड़े बड़े इंजीनियरों की भी इंजीनियरिंग फेल हो जाती है। और आचार्य श्री उसमें से ऐसे रहस्य निकाल करके रखते हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे शिक्षा की लाइन हो, किसी भी लाइन में यदि आचार्य को कोई चीज़ समझने की मिलती है तो आचार्य उसे छोड़ते नहीं हैं। ये अनुसंधान परक स्वभाव आचार्य का बहुत ही है, और अनुसंधानात्मक दृष्टि आचार्य को एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में स्थापित करती है। जो तथ्य बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स नहीं बतला सकते हैं, उनकी बातें सुन करके और उसी में नई बात जोड़ करके आचार्य उन्हें चमत्कृत कर देते हैं। विद्यानुरागी प्रवृत्ति में विद्वानों के प्रति आचार्य का अनुराग भाव, स्नेह भाव, प्रोत्साहन देने का भाव वाचनाओं आदि के समय में बहुत देखा गया। और ऐसा करने से ज्ञान का क्षेत्रफल आचार्य श्री के लिए निरंतर बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है। करीब करीब 2 माह तक ग्रीष्मकालीन वाचना का प्रवास आचार्य श्री का रहा। बिहार तो होता ही है, बिहार होने का समय हुआ, अटकलें शुरू हो जाती हैं, बाजार गर्म हो जाते हैं, यहाँ की वहाँ, यहाँ की वहाँ, यहाँ की वहाँ, और आचार्य श्री अपना मन बना करके निकलते हैं। और किस रास्ते से आगे बढ़ जाएं, बढ़ने के बाद मालूम चलता है कि आचार्य श्री को इस तरफ जाना है। और बहुत समय से कार्यकर्ता, कमेटी के लोग आचार्य श्री के लिए निवेदन करते रहे। एक बंधाजी क्षेत्र है, उस बंधाजी जी के क्षेत्र में आचार्य श्री का प्रवास हुआ। हम लोग भी अपने बिहार के समय में बंधाजी क्षेत्र की वंदना करने को गए थे। मूल नायक के रूप में अजितनाथ भगवान का मंदिर है। क्षेत्र कमेटी के अत्यधिक आग्रह को देख करके आचार्य श्री का बिहार उस तरफ हुआ। गर्मी का बिहार, प्रतिकूलता का बिहार तो होता है, लेकिन बिहार तो होता ही होता है। अतिशय क्षेत्र बंधाजी में आचार्य श्री का प्रवास हुआ। मंदिर अलग, स्थान अलग, जगह का घेरा कम, श्रद्धालुओं की उपस्थिति अत्यधिक। ऐसे उस स्थान में प्रतिकूलताओं के बावजूद भी आचार्य श्री के चेहरे पर बहुत प्रसन्नता दिखी। और यह बात मुझे इसलिए ज्ञात हुई कि जिस दिन गुरुवर आचार्य श्री का प्रवेश अतिशय क्षेत्र बंधाजी में हो रहा था, उसी दिन सुबह सुबह इस बागड़ इलाके से लगभग 1000 से भी ऊपर, 1008 से भी ज़्यादा पुरुष वर्ग, केवल पुरुष वर्ग, हजारों की संख्या में बागड़ का पुरुष वर्ग, जागरूक पुरुष वर्ग गुरुवर के चरणों में उपस्थित हो रहा था। अब इतने तो यहां से पहुंच रहे, और आसपास इलाके के लोगों ने जैसा बताया कि जितना क्षेत्रफल था उस स्थान का, उपस्थित श्रद्धालुओं की अपेक्षा छोटा पड़ रहा था। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि कोई रिद्धि संपन्न, तपस्या संपन्न गुरुवर विराजमान हो तो छोटी जगह में भी
सभी लोग समा जाते हैं, परेशानियों को भूल जाते हैं और तपस्वी की तपस्या के आनंद में रम जाते हैं। आचार्य श्री की सभी लोग तपस्या देख रहे थे और आचार्य श्री की तपस्या को देखें तो अपने तो कठिनाइयों को व्यक्ति अपने आप भूल जाता है। आहार विहार की प्रतिकूलताएं स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं, उसके साथ में दिनचर्या तो पूरी चलती ही रहती है। स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, सामयिक के समय सामयिक, और श्रद्धालुओं के लिए प्रवचनों के समय प्रवचन। महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम भी वहाँ पर रख लिया गया, तो महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम भी, और दान दातार अपने दानों की घोषणा कराने में लगे हैं और बागड़ के श्रद्धालु अपना निवेदन करने में लगे हुए हैं। बागड़ वालों को निवेदन करने का अवसर भी मिला। आचार्य श्री ने बात सुनी भी, प्रातःकालीन बेला में भी आशीर्वचन दिए और इतनी उपस्थिति देख करके उस दिन विशेष रूप से दोपहर को और अच्छा उद्बोधन बागड़वासियों को मिला। सबकी थकान दूर हो गई, सब प्रसन्न हो गए। आचार्य श्री की यही विशेषता है कि समय बहुत ज़्यादा किसी को ना भी दे पाए, थोड़ा भी समय दें और थोड़ा भी उद्बोधन दे दें तो व्यक्ति अपने आप कृतकृत्य जैसा हो जाता है। और सूत्रों में बात करना, व्यवहारिक बात कर लेना, प्रासंगिक बात कर लेना, आवश्यकता की बात कर लेना, समय पर बात कर लेना, संक्षेप में बात कर लेना, गुरुवर के अपने स्वभाव की विशेषता है। बंधा जी में भी आचार्य श्री का प्रवास हुआ। क्षेत्र को अपेक्षाएं थीं, कमेटी कुछ भावनाएं भी रखती है, अपेक्षाएं भी रखती है। गुरुवर की उपस्थिति में सहज पूर्ति होती है। स्थानीय इलाके के लोग तो पूर्ति करते ही करते हैं, गुरुवर की उपस्थिति में आसपास से और समूचे देश से लोग पहुंचते हैं। सहज, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है और होता है। आचार्य श्री ने अचेतन जड़ धन पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान तो दिया है उन्होंने चेतन धन पर। रत्नत्रयधारी कैसे तैयार हों, धर्मात्मा कैसे तैयार हों, व्रती कैसे तैयार हों, स्वाध्यायी कैसे तैयार हों, शिविर कैसे लगें, वाचनाएं कैसे हों, ग्रंथों का पठन पाठन समाज में कैसे चले, नए नए संघ में आने वाले व्रती जन कैसे स्वाध्याय निष्ठ बने, इस पर ध्यान आचार्य श्री का बहुत रहता है। और यही कारण है कि रत्नत्रय के धन पर ध्यान देने वाले गुरुवर को अचेतन धन तो यूं ही जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है, जग को दे दी जग की निधियां, जग को दे दी जग की निधियां। जो आप सबने गुरुवर को निमित्त बना करके उनकी साक्षी में समर्पित किया, सो तुम्हारा तुम्हारे लिए ही है। गुरुवर को किसी के द्रव्य की जरूरत नहीं, लेकिन भावों की जरूरत सभी की है। द्रव्य को महत्व आचार्य श्री ने दिया ही नहीं, बल्कि भावों का महत्व इतना बढ़ाया कि द्रव्यवानों को भी द्रव्य का महत्व, अरे इसका कुछ महत्व नहीं है, लगाएंगे तो ही महत्व बढ़ेगा, लगाएंगे तो ही महत्व बढ़ेगा। और अच्छे अच्छे कार्यों में
विशेष प्रयोजन को लेकर के ये महत्व बढ़ रहा है। आचार्य ने कितनी संस्थाओं के लिए आशीर्वाद दिया। आपके शिविर में आए हुए विद्वानों में अभी अनुभव भैया बता रहे थे कि महाराज जी बरुआ सागर का विद्यालय संभाले हुए हैं हम लोग। बरुआ सागर भी झांसी जिले में आता है। हम लोगों ने विहार के समय बरुआ सागर के मंदिर की वंदना की, कुछ समय प्रवास किया, प्रवचनों का लाभ समाज को दिया। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के द्वारा स्थापित वह विद्यालय है। पुराने समय में संस्कृत के विद्यालयों के महत्व रहते थे। अब इंग्लिश के ज़माने में जो माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने में लगे हुए हैं, तो वो कहाँ भारतीय संस्कृति और संस्कृत और धर्म के ग्रंथों की बात करेंगे। आचार्य इसलिए बार बार कहते हैं कि भैया जो चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन जरा मूल जड़ को तो पकड़ के रखो, अपनी संस्कृति का तो ख्याल करो। अंग्रेजी पढ़ा दो तो पढ़ा दो, लेकिन अंग्रेज तो मत बनाओ। अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी यदि अंग्रेज बनने से बचाना है तो भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। बरुआ सागर एक तरह से बंद हो चुका विद्यालय था। समाज चिंतित थी और सभी लोग विचार करते थे कैसे आगे बढ़े। आचार्य का भी विचार जाता था, आचार्य भी समाज को आशीर्वाद मार्गदर्शन देते। कुछ समय में सुधा सागर जी महाराज जी ने भी उस पर विचार किया, समाज बंधुओं को मार्गदर्शन दिया और अभी एक अच्छे तरीके से संस्थान पुनः शुरू हो गया है। और ऐसे संस्थान जो पुराने बंद पड़ गए हैं उनका खुलना जरूरी है। और सांगानेर संस्थान से जितने भी विद्वान निकल रहे हैं, वाकई में देश में अच्छी पूर्ति हो रही है, समाज को अच्छा लाभ मिल रहा है और शिक्षित होते हैं, विद्वतापूर्ण अपना उनका लाभ मिलता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। अभी अशोक कुमार जी बता रहे थे कि महाराज जी तारंगा जी शिविर में उपस्थित थे, वहाँ पर शिविर में गए थे। बेनारस जी के माध्यम से शिविर लगता रहता है, वहाँ पर भी सभी लोग लगभग व्रतीजन और स्वाध्यायी जन पहुँचते हैं। गर्मी के दिनों में अलग शिविर लगता है, महेश भैया लगाते हैं, अभी पंडित जी भी पहुँचे हैं और भी बीच बीच में जाते रहते। तारंगा क्षेत्र भी अपने आप में एक बहुत अच्छा स्थान है। समय आएगा तो बताएंगे कि हमारा तारंगा प्रवास कैसे रहा और वहाँ पर वह निर्वाण स्थली कैसे है। तो अभी शिविर लगा हुआ था और सभी लोग लाभ लेते हैं और लाभ लेना भी चाहिए। जो अपने कार्यों से निर्वृत्त हो गए हैं, स्वाध्याय की रुचि रखते हैं, व्रती बनने का भाव रखते हैं, ऐसे ग्रस्तों को तो, उदासीन चित्त वाले ग्रस्तों को तो लाभ लेना चाहिए। हालांकि कई बार ऐसी समस्याएं भी दिखाई देती हैं कि आश्रमों में उदासीन आश्रम तो लिखा रहता है, लेकिन रहने वालों में उदासीनता नहीं दिखती है। आश्रम पर उदासीन तो लिखा हुआ है, उदासीन आश्रम, लेकिन रहने वालों में उदासीनता नहीं दिखती है। तो हमारे गुरुवर कहते हैं कि रहने वालों में उदासीनता नहीं है तो आश्रम के उदासीन होने का मतलब क्या है? अरे आश्रम उदासीन हो या ना हो, लेकिन गृहस्थ की उम्र को देख करके उदासीनता बढ़ने लगे तो उसका घर भी उदासीन आश्रम के बराबर माना जाएगा। और आचार्य श्री यही करना चाहते हैं। गृह त्यागी बनो ना बनो, बनो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनो तो कम से कम घर में रह करके भी शुद्धता का संस्कार लेकर के व्रती जीवन बनाना चाहिए। व्रती तो बनना ही चाहिए और व्रती बन करके फिर यदि घर से निकल करके कहीं आश्रम में रहने की स्थिति बनती है तो और ही अच्छा है। पूर्ण रूप से गृह त्याग ना भी करो तो आना जाना बना करके रखो तो भी चलता है, चलना भी चाहिए। इस तरह से आश्रमों में जो पुरानी स्थितियां थीं अभी तो वो कम है, लेकिन नए सिरे से जो पुनः आश्रमों में चहल पहल शुरू हुई है तो वृद्ध साधकों के लिए भी अनुकूलता बनी है और नए नए साधक पहुंचने से आश्रमों में जीवंतता आने लगी है।
जो केवल एक पुराने समय के हिसाब से पारंपरिक आश्रम चलते थे, अब जरा स्वाध्याय वगैरह में भी अच्छा क्रम बनने लगा है। इंदौर का उदासीन आश्रम भी अपने आप में एक अच्छी पंडित रतनलाल जी के माध्यम से बहुत सारे विद्वानों को, वृत्तियों को लाभ देता रहता है। अभी अभी गुरुवर आचार्य ने नेमावर में भी विशेष रूप से उदासीन ग्रस्त जो व्रती बन जाते हैं और यदि वो निश्चिंतता से धर्म लाभ लेना चाहते हैं तो नेमावर में आश्रम की व्यवस्था प्रारंभ हुई है और बहुत सारे ब्रह्मचारी जन वहाँ रह कर के अच्छा धर्म लाभ ले रहे हैं। पिछले समय में हम लोगों ने रह कर के भी वहाँ देखा था, अच्छा है, स्वाध्याय, आहार विहार आदि आदि की अनुकूलताएं हैं। तो ऐसा करके आश्रमों में मणिजा जी का गुरुकुल अपने आप में चल रहा है। ब्रह्मचारी जिनेश भैया, महेश भैया, अभी त्रिलोक जी भैया यहाँ पर अर्थूना के लिए अपना धर्म लाभ देने के लिए आए थे और उन्हें मालूम था कि महाराज जी पास में ही हैं, तो संभव ही नहीं कि वो इस तरफ आएँ और ऐसे ही निकल जाएं, ऐसा होता नहीं है। वो सहज भाव से आए, आज आप सबके बीच में उपस्थित हैं, विद्वान हैं, समाज को लाभ देते हैं, काफ़ी समय से हैं और हैं अशोकनगर के। तो फिर अब आप समझ लो, बाकी तो सब होगा ही होगा उनके पास में, क्योंकि मालवा और बुंदेलखंड का मिश्रित वहाँ का संस्कार है। थुबोंजी क्षेत्र से प्रभावित हैं, गुरुवर आचार्य जी के कृपा पात्र हैं, हमेशा अपनी योग्यता का लाभ हम लोगों के पास भी आकर के और स्वयं लाभ लेते हैं, देते भी रहते हैं। इस तरह से आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि अपनी योग्यता का लाभ भी दूसरों को मिलना चाहिए, अपना भी स्वाध्याय में समय निकलना चाहिए। तो इस तरह से आश्रमों की चर्चा जब भी करते हैं तो एक आश्रम के बारे में तो मुझे ऐसा आया कि आश्रम की बिल्डिंग अच्छी थी लेकिन रहने वाले त्यागी वृत्ति नहीं। अब उसमें रहने वाले केवल एक ब्रह्मचारी जी, बुढ़े ब्रह्मचारी जी। अब एक ब्रह्मचारी जी, अब वो ब्रह्मचारी जी तो सहज अपने स्वाध्याय साधना करते थे, उनको तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अब उस आश्रम की व्यवस्था कमेटी बनाओ, व्यवस्था कमेटी बनाओ, तो समाज में इन बातों को लेके बहुत झंझटें होती हैं। कमेटी बनाओ, ये करो, ऐसा करो। यदि किसी से कहो कि आश्रम में कौन रहेगा तो नहीं नहीं, वो तो जो रहेंगे उनकी हम व्यवस्था बनाएंगे। अब व्यवस्था बनाने के लिए कमेटी बनी तो 21 लोगों की कमेटी बनी। कितने लोगों की कमेटी बनी? 21 लोगों की कमेटी बनी। तो 21 लोगों की कमेटी बनी तो हम लोगों के पास आए आशीर्वाद लेने के लिए, तो हमने आशीर्वाद भी दिया और कहा कि भैया आश्रम में रहने वाले एक उदासीन के लिए व्यवस्था बनाने वाले 21 पदासीन हुए हैं 21 पद पर आसीन हुए हैं। इतनी बड़ी कमेटी एक भैया एक दादाजी के लिए नहीं नहीं महाराज जी, समाज के हिसाब से कमेटी बनेगी, भैया बनाओ, समाज के हिसाब से बनाओ। तो ऐसा होता है कई बार।